को आज हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 7 की तरफ मूव कर गए। आज हमारा टॉपिक है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट बेसिकली मार्केट की एफिशिएंसी से रिलेटेड है कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, किस तरीके से मार्केट की एक्सप्लेनेशंस की जाए, उनके बारे में डिटेल्स को डिस्कस किया जाए। ये बेसिकली फार्मा का आर्टिकल है, ठीक है। इससे पहले हमने मार्कोविक्स पोर्टफोलियो थ्योरी की, तो मार्कोविक्स पोर्टफोलियो में जो कैपम की एक्सटेंशन थी, कैपम आया, कैपम को लेके आया शार्प और इंटर ने पेपर पब्लिश किया, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। उनके बाद फिर नेक्स्ट उनके काम को आगे मज़ीद कैपम की जो प्रॉब्लम्स थी उनको ख़त्म करते हुए फार्मा एंड फ्रेंच ने 2 मॉडल और फिर 3 मॉडल फिर 4 और 5 मॉडल तक उसे एक्सटेंड किया। ठीक हो गया। उसी फार्मा ने ये एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस भी पेश की, जो मार्केट के बारे में हमें जस्टिफिकेशन देती है, मार्केट के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करती है। 1970 में ये पेपर आया था फार्मा का, उसके अंदर इसने डिटेल के अंदर इसके बारे में मार्केट की एफिशिएंसीज को डिस्कस किया था। उसने ये कहा था कि जब आप किसी चीज़ की एफिशिएंसी को देखते हैं, हम जनरल ये बात करते हैं कि जी उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी जल्दी काम कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, हम इन चीज़ों की तरफ देखते हैं। लेकिन जब हम मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट स्पीड, कंप्लीटनेस, ये चीज़ें इग्नोरेबल होंगी, बल्कि मार्केट के अंदर जो सबसे बेहतर है उसकी एफिशिएंसी वो तब डिफाइंड होगी किसी भी मार्केट की, जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो वर्किंग है वो कैसे वो करती है। ठीक, तो इसने ये कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी जल्दी पूरी मार्केट में मूव करती है और उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, ये बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मार्केट कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, कितनी ज़्यादा इसके बारे में एफिशिएंसी डिक्लेयर हो रही है, कितनी ज़्यादा मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस है। In an efficient capital market, security prices adjust rapidly to the arrival of new information। जब नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके मुताबिक जो मार्केट में कीमतें होती हैं वो फौरी तौर पर उसके हिसाब से एडजस्ट होती हैं, और यही जो चीज़ है यही मार्केट की एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करती है, मार्केट की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, कि मार्केट कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, मार्केट कितना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट वही कि करंट प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़ रिफ्लेक्ट आर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी। जो आज मार्केट के अंदर उसकी कीमत है वो ये बता देती है, किसी भी चीज़ की जो कीमत है, कि भाई मार्केट में कितनी ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन और कितनी कम इंफॉर्मेशन है। अगर आप देखते हो कि सुबह एक चीज़ की कीमत ज़्यादा थी, शाम को उसकी कीमत फॉल कर गई है, कीमत गिर गई है, तो डेफिनेटली बात है इसका मतलब मार्केट में कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई है जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस कम हो गई हैं या ऊपर को मूव कर गई हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली फार्मा ने डिस्कस की थी और इसी को उसने कहा था ये मार्केट की एफिशिएंसी है। ठीक हो गया। हाँ, इसी के बारे में हर किसी और डिटेल है कि वाई शुड कैपिटल मार्केट्स बी एफिशिएंट। कैपिटल मार्केट्स को क्यों एफिशिएंट होना चाहिए, क्या ज़रूरत है उनकी एफिशिएंसी की। तो बेसिकली जो सबसे पहला है वो ये है कि अ लार्ज नंबर ऑफ कंपेटिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पार्टिसिपेंट्स एनालाइज एंड वैल्यू सिक्योरिटीज ईच इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। जिनको मार्केट के अंदर बहुत से बायर्स होते हैं, बहुत से सेलर्स होते हैं, उनका मकसद एक ही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। वो सारे के सारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि जो मार्केट में इसलिए हिस्सा ले रहे होते हैं कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। ठीक है, जब वो एनालाइज कर पाते हैं सिक्योरिटीज़ की वैल्यूज़ को, उनके बारे में, तो देन हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि मार्केट एफिशिएंट है। और ये ज़रूरी होता है कि हर जो पार्टिसिपेंट है वो चीज़ों की जो प्राइस है वो उसको जज कर सके और उसे सही तरीके से बता सके। क्यों? क्योंकि अगर एक आदमी सही तरीके से नहीं बता सकता तो डैट मीन्स उसका मतलब ये है कि कोई दूसरा जो होगा वो अब नॉर्मल रिटर्न गेन कर जाएगा, वो उस चीज़ का बेनिफिट उठाएगा। ठीक, न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ कम्स टू द मार्केट इन अ रैंडम फैशन। जो न्यू इन्फॉर्मेशन, जो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है मार्केट के अंदर, वो फौरी तौर पर एक रैंडम फैशन के तौर पर पूरी की पूरी मार्केट में चल पड़ती है और हर कोई उसके बारे में नॉलेज गेन कर लेता है। देन मार्केट में कोई अब नॉर्मल रिटर्न का कंसेप्ट नहीं रहता।
Profit maximizing investors adjust security prices rapidly to reflect the effect of new information. जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो फौरी तौर पे प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक। अनबाइस्ड प्राइस एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स शुड आल्सो रिफ्लेक्ट रिस्क। अगर आप ये कहते हो कि किसी किस्म की कोई बायसनेस नहीं है बल्कि फेयर पिक्चर प्राइस की शो हो रही है तो उसका क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स हैं शुड आल्सो रिफ्लेक्ट रिस्क, उसके अंदर रिस्क भी होना चाहिए कि जो आपने अंदाज़ा लगाया कि इस चीज़ से मुझे इतना प्रॉफिट होगा तो उसके अंदर रिस्क भी हो। जब मार्केट में एफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, प्रॉपरली किसी के पास इंफॉर्मेशन होगी किसी के पास नहीं, तो जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी डेफिनेटली वो अब नॉर्मल रिटर्न गेन करेगा। ठीक, कैसे गेन करेगा? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तो उस बेस पे वो बेनिफिट उठाएगा और उसकी वजह से उसका जो रिस्क होगा वो कम होगा, डेफिनेटली उसके रिस्क का इफेक्ट उसके ऊपर कम आएगा। ठीक, मार्केट एफिशिएंसी जो है हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली फार्मा ने उसे 3 चीज़ों में डिवाइड किया था। उसने कहा था नंबर 1 एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी ये है कि आप जो मार्केट जो है वो कितने रिसोर्सेज को प्रॉपरली अच्छे तरीके से यूज़ करती है, यानी कि जैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी होता है वही चीज़ है कि आपने जो रिसोर्सेज हैं जो मार्केट के पास जगाए हैं उनको प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। सेकंड है ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी, इसको हम ऑपरेशनल भी इसको बोल देते हैं। ट्रांजैक्शनल का मतलब ये होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो सेल परचेज का खर्चा है वो कम हो, उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ दी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कि आपकी ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी क्या है कि जो मार्केट के अंदर जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, लोग आसानी के साथ ट्रेड कर सकें, उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें, ना कि ये कि खर्चा ही ट्रेडिंग सेल परचेज का खर्चा ही इतना ज़्यादा हो कि लोग उससे डर के ही मार्केट में वर्किंग करने से भाग जाएं। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव। थर्ड हमारे पास है इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी, जिसे हम इंफॉर्मेटिव एफिशिएंसी भी कहते हैं। इसमें क्या है, डील विद एडजस्टमेंट ऑफ प्राइसेस ऑन अराइवल ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, कि जब कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी वजह से, जब कोई नई इन्फॉर्मेटिव आती है तो उसकी वजह से मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, मार्केट फौरी तौर पर रिएक्ट करती है या मार्केट में कुछ लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, इस चीज़ को हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी के अंदर। ओके हो गया जी। देन है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि आपकी ये मतलब यही बेसिकली जो मार्केट की एफिशिएंसी है उसी की ये थ्योरी है जिसे हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कहती है डिवाइडेड इनटू 3 सब हाइपोथेसिस डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन सेट। बेसिकली फार्मा ने जो मार्केट थी उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था मार्केट की एफिशिएंसी को। उसने कहा था कि हमारे पास 3 तरह की एफिशिएंसी मिलती है मार्केट की। नंबर 1 वीक फॉर्म, कि हमारे पास कुछ ऐसी मार्केट्स होती हैं जिनकी एफिशिएंसी वीक फॉर्म के अंदर होती है कि कोई स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी नहीं होती। देन कुछ की सेमी स्ट्रॉन्ग होती है कि कुछ हाथी का बेहतर है को कुछ हाथी का हल्का भी है। और देन लास्ट पर है स्ट्रॉन्ग फॉर्म कि जहाँ पर हम कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं कि बहुत अच्छी जो है। इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं इन सब को बारी बारी कि ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास है वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहती है, ये बेसिकली पास डेटा के साथ डिस्कस कर रही होती है, ये पास डेटा को एक्सप्लेन कर रही होती है। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि करंट प्राइसेस रिफ्लेक्ट आर सिक्योरिटी मार्केट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द हिस्टोरिकल प्राइसेस, रेट ऑफ रिटर्न, ट्रेडिंग वॉल्यूम और अदर मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन। जो भी मार्केट की इंफॉर्मेशन है, ट्रेडिंग की है, रेट्स ऑफ रिटर्न की है और हिस्टोरिकल जितना भी डेटा है आपका, वो सारे का सारा आपके पास अवेलेबल होता है। आप उसकी बेस पर एडजस्टमेंट कर रहे होते हो, उसकी बेस पर एनालाइज कर रहे होते हो। दिस इम्प्लाइज दैट पास्ट रेट्स ऑफ रिटर्न एंड अदर मार्केट डेटा शुड हैव नो रिलेशनशिप विद फ्यूचर रेट्स ऑफ रिटर्न। अब हम इसके अंदर देखें, पास्ट जो है वो हर किसी के पास है, हर किसी को पता है पास्ट की इन्फॉर्मेशन। तो देन क्या होता है, जब किसी के पास है तो कोई भी आदमी अब नॉर्मल रिटर्न गेन ही नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी के पास एक जैसा नॉलेज है। इसके अंदर हम एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं वीक फॉर्म के अंदर।
हम ये कहते हैं कि भाई अगर फ़र्ज़ करो किसी एसेट की कल जो थी, मतलब पिछले हमने देखा कि पिछले पूरे साल के अंदर उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपये से ऊपर नहीं गई, तो हम उस बेस पे ये एनालिसिस कर देते हैं कि भाई इसकी प्राइस 10 से ऊपर जाएगी ही नहीं। ठीक है, मतलब हम पास्ट इन्फॉर्मेशन की बेस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप पास्ट की बेस पर फ्यूचर को चेक कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अगर हम इसके अंदर बात करते हैं सिंपल सी कि if prices adjust on the basis of historical securities info then this info is available to everyone। अगर आपकी हिस्टोरिकल की बात है तो वो तो हर किसी के पास है, ये रियलिटी अगर हिस्ट्री तो हर कोई जानता होता है। एंड ऑलरेडी प्राइस बाय मार्केट नो वन कैन गेन द abnormal रिटर्न, किसी को भी abnormal रिटर्न किसी सूरत भी नहीं मिल सकता। ठीक हो गया, आपके पास पास शेयर प्राइसेस है, आपके पास पास टर्नओवर है, आपके पास पास की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, पास कंपनी की परफॉर्मेंस है, डिविडेंड क्लियरेंस है, सारा कुछ आपके पास पास का है। आप उसकी बेस पे आगे की बात करते हो, ठीक, तो देन आप पास की बेस पे फ्यूचर को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये वीक फॉर्म जो एफिशिएंसी है ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। देन हमारे पास है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम कहते हैं कि करंट सिक्योरिटी प्राइसेस रिफ्लेक्ट आर पब्लिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड मार्केट एंड नॉन मार्केट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपके पास जो इस टाइम मार्केट में इंफॉर्मेशन चल रही है वो भी है, और वो इन्फॉर्मेशन जो भी मार्केट के बारे में नहीं, मार्केट में नहीं आई या मार्केट का जिसके साथ लिंक नहीं है, वो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है। दिस इम्प्लाइज दैट डिसीजंस मेड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन आफ्टर इट इज़ पब्लिक शुड नॉट लीड टू abnormal रिटर्न्स। इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो जिस इम्प्लाइज या डिसीजन मेड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन के जो नई इन्फॉर्मेशन की बेस पर आप डिसीजन करेंगे आफ्टर इट इज़ पब्लिक, लोगों के पास जब वो आ जाएगी, शुड नॉट लीड टू abnormal रिटर्न्स, तो कोई abnormal रिटर्न्स का कंसेप्ट इसमें भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, तो कोई उस इंफॉर्मेशन की बेस पे कैसे बेनिफिट उठा सकता है? कोई भी बेनिफिट नहीं उठा पाएगा, सब इक्वल रह जाएंगे। ठीक है, तो ये है सेमी सिक्योर फॉर्म। वीक फॉर्म के अंदर पास्ट की जस्ट इंफॉर्मेशन है, सेमी सिक्योर के अंदर पास्ट भी है और प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन भी है कि मार्केट की जो इंफॉर्मेशन और नॉन मार्केट इंफॉर्मेशन भी जो है वो भी हर किसी के पास है, हर कोई उसके बारे में जानता है। ठीक हो गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये जो सेमी सिक्योर फॉर्म है ये बेसिकली पब्लिक इन्फो के साथ लिंक होता है। वीक फॉर्म के अंदर हिस्टोरिकल इन्फो के साथ लिंक होता है, जबकि सेमी सिक्योर के अंदर पब्लिक इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक होता है कि जो पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन आपने टीवी के अंदर दी, मैगजीन्स के अंदर दी, न्यूज़पेपर में दी, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी के सारी आपके पास प्रिवेल कर रही होती है, आपके सामने दिखाई जा रही होती है। ठीक है, और उसी की बेस पे आप डिसीजन कर रहे होते हैं, उसी की बेस के ऊपर आप चल रहे होते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मैं एक एग्जांपल कोट करूं कि कुछ ऐसा पहले की बात है, मियां मंशा ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप, इनके दरमियान थोड़े से इश्यूज़ थे। तो मियां मंशा ग्रुप क्या हुआ क्या कि उसकी न्यूज़ जो थी वो मार्केट में आई कि जी ये जो है ये शेयर्स को बेचना चाहते हैं, तो आरिफ हबीब ग्रुप ने फौरी तौर पर उसको ख़रीदने की कोशिश की, और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आई कि ये बेचना चाहते हैं तो मार्केट में उसकी प्राइसेस हाई हो गई कि भाई ये सेल आउट करना चाहते हैं। या इसी की एक और एग्जांपल देखो, कंपनी ने कहा कि जी हम डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं, कंपनी ने मार्केट में डिविडेंड अनाउंसमेंट की बात की तो फौरी तौर पर मार्केट में प्राइसेस शेयर्स की हाई हो गई, क्योंकि उसके ऊपर डिविडेंड मिलने वाला था। तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हर किसी के सामने मुहैया की गई, हर किसी को पता लगा और उसकी बेस पे हर किसी ने अपनी अपनी आगे एडजस्टमेंट की और वर्किंग स्टार्ट की। ठीक है, तो बेसिकली सेमी सिक्योर लिंक होता है पब्लिक इन्फो के साथ। ठीक है जी, प्राइसेस जब पब्लिक इन्फो के बेस पर एडजस्ट होंगी तो डेफिनेटली बात है हर किसी के पास वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो डैक्स वाई कोई किसी को बीट नहीं कर पाएगा और हर कोई जो है वो मुनासिब सा रिटर्न हासिल करेगा, कोई भी अब नॉर्मल रिटर्न हासिल नहीं कर सकेगा। ओके जी, ओके देन है हमारे पास थर्ड फॉर्म दैट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म कि स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस
स्टॉक प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली लोगों को बताई गई, वो इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है, और वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली लोगों को नहीं बताई गई बल्कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी, तो वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल है, वो भी आपके सामने मौजूद होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फार्म जो है वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन के साथ लिंक होती। दिस इम्प्लाइज दैट नो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स शुड बी एबल टू कंसिस्टेंटली डिराइव नॉर्मल रिटर्न्स। कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसे कोई भी हासिल कर सकता है। डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन की एक कॉस्ट होती है, तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, बट वो कॉस्ट बियर करके आप उसको इन्फॉर्मेशन को हासिल करके उसकी बेस के ऊपर डिसीजंस कर सकते हो। This assumes perfect markets in which all information is cost free and available to everyone at the same time. हम एफिशिएंट उसको बोलेंगे जहाँ पर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी हर किसी के लिए अवेलेबल हो और कॉस्ट फ्री हो, कि खर्चा बहुत ज़्यादा ना हो और हर कोई उससे बेनिफिट उठा सके, हर कोई उसकी बेस पे आगे एनालिसिस कर सके, उसकी बेस पे वर्किंग कर सके। ठीक हो गया। बेसिकली ये जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है ये कहाँ से हासिल होती है? डेफिनेटली कंपनी के अंदर का कोई मुलाजिम, कोई डायरेक्टर, कोई आदमी होता है जो इस इंफॉर्मेशन को लीक करता है, जो इस इंफॉर्मेशन को बताता है कि पब्लिकली अनाउंस होने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया कि हम जी ऐसा करते हैं कि इस बार जो डिविडेंड है वो पहले की निस्बत 50% ज़्यादा डिक्लेयर करते हैं। अब ये भी डिसीजन होगा। अगर उस डिसीजन की इन्फॉर्मेशन मार्केट में पहुंच जाए और उसकी बेस पे कोई आदमी पहले ही शेयर्स खरीद ले, तो इसे हम फिर क्या बोलेंगे कि ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का, ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठाया जा रहा है, जो कि सेमी स्ट्रॉन्ग फार्म मार्केट स्ट्रॉन्ग फार्म मार्केट जो है उसे बहुत ज़्यादा लॉस देगा। ठीक हो गया जी। इसके अंदर हम बेसिकली प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, सेमी स्ट्रॉन्ग के अंदर हम लिंक करते हैं पब्लिकली इन्फॉर्मेशन के साथ, और वीक फॉर्म के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि सिर्फ पास्ट इन्फॉर्मेशन हैं, उसी की बेस पर सारे का सारा काम किया जा रहा है, उसी की बेस पर वर्किंग हो गई है। ठीक हो गया। ओके जी। फार्मा ने देन इसके अंदर मज़ीद कुछ एडअप किए थे। उसने कहा कि आप अगर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास ये एफिशिएंसी जो है ये चेक करने के 3 मेथड्स हैं। 3 तरीक़ों से आप मार्केट की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। नंबर 1, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न की बेस पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी बेस एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी करी डिस्कस करते हैं और चीज़ों को लेके चलते हैं। ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न, के रिटर्न को प्रिडिक्ट करना। ठीक हो गया। देन हमारे पास दूसरा जो है वो है इवेंट स्टडी। दूसरा मेथड हमारे पास इवेंट स्टडी का है कि जिसकी बेस पर हम वर्किंग कर सकते हैं, जिसकी बेस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम एनालिसिस बल्कि करते भी हैं। ठीक है। जो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स होता है उसके अंदर हम अनॉर्मलीज को ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, अनॉर्मलीज की बेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अनॉर्मलीज को डिस्कस करेंगे, अनॉर्मलीज की बेस पर हम डिस्कशन करेंगे, उसी की बेस पर हम ज़्यादा वर्किंग करते हैं। जो इवेंट स्टडीज़ होती हैं, इवेंट स्टडी के अंदर हम एक ख़ास इवेंट लेते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि वो इवेंट आया है तो उस पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट एफिशिएंट है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट है, सेमी स्ट्रॉन्ग है कि वीक फॉर्म के अंदर एफिशिएंसी है मार्केट की। ठीक हो गया। देन थर्ड है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के साथ ही लिंक है कि मार्केट के अंदर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं हो गई। अगर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है तो क्या वो इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास अवेलेबल है या सिर्फ खास लोगों के पास है, तो उसकी बेस पर भी हम एफिशिएंसी को चेक करते हैं। ये 3 हमारे पास मेथड हैं जिनकी बेस पर हम इसकी एफिशिएंसी, किसी भी मार्केट की एफिशिएंसी को जज कर सकते हैं। इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न, कि आप किस तरीके से जो रिटर्न है उसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसके बारे में अंदाज़ा कायम कर सकते हो।
वीक फॉर्म के अंदर ज़्यादातर प्रिडिक्टेबिलिटी होगी। सेमी स्क्योर के अंदर जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, और जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तब हर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। तो दैट्स वाई उसके अंदर भी प्रिडिक्टेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं कोई इतना बचता। ठीक, तो प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर बेसिकली ये वीक फॉर्म के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो वीक फॉर्म है मार्केट की एफिशिएंसी उसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास जजमेंट का यानी कि एनालिसिस का मेथड है नॉर्मेलिटी टेस्ट, जिसकी बेस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर हम चेक करते हैं रैंडमनेस की कि नॉर्मेलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रिवेल कर रही है कि नहीं कर रही, क्या किसी किस्म का पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नॉर्मली होती है मंडे टेस्ट, मंडे रिएक्शन भी उसे हम कहते हैं। अब वो क्या है कि जी मंडे इफेक्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि जब भी मंडे आता है तो मार्केट जो है उसकी मंडे का जो रिजल्ट्स होते हैं वो बाकी दिनों में कम होते हैं, बाकी दिनों से मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तान के अंदर फ्राइडे को ट्रेडिंग शुरू होती है, फ्राइडे इफेक्ट आता है, बाकी दिनों में स्ट्रॉन्ग होती है। मुहर्रम आया, उसकी वजह से मार्केट जो है वो स्लो डाउन हो गई। ईद आई, उसकी वजह से स्लो डाउन हो गई। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स हैं, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी टेस्ट के अंदर हम रैंडमनेस चेक करते हैं कि क्या कोई इवेंट का कोई इस किस्म का कोई ट्रेंड चलता आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ट्रेंड चलता आ रहा है तो हम उसकी बेस पर एनालिसिस करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि जी पिछले 10 सालों से रमज़ान के अंदर जो ट्रेडिंग है वो कम होती है स्टॉक मार्केट में, तो इस साल भी ट्रेडिंग कम होगी। अब हमने पास की इंफॉर्मेशन की बेस पर इस फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया है, तो ये किस फॉर्म के अंदर होता है, ये वीक फॉर्म के अंदर ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये वीक फॉर्म की प्रिडिक्टेबिलिटी है। उसके अंदर नंबर 1 नॉर्मेलिटी टेस्ट कि हम ये चेक करते हैं कि हमारा डाटा नॉर्मल है कि नहीं, और उसकी बेस पे हम आगे एनालिसिस करते हैं। ठीक हो गया जी, कि कोई पैटर्न है कि नहीं है। देन सेकंड है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन आपको पता है ये इकोनोमेट्रिक्स के प्योर है। ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस कोरिलेशन, ठीक हो गया, एंडोजेनाइटी, ये सारे इकोनोमेट्रिक्स के टूल्स हैं। तो इनकी बेस पर भी हम प्रिडिक्ट करते हैं ऑटो कोरिलेशन की बेस पर। ये बेसिकली क्या होता है कि क्या इज देयर एनी रिलेशन, क्या किसी किस्म का कोई रिलेशन है बिटवीन दी रैक्स वैल्यू, रैक्स वैल्यू हम बोलते हैं पास्ट वैल्यूज़ के अंदर, कि क्या किसी किस्म का पास्ट वैल्यूज़ में कोई रिलेशनशिप चलता आ रहा है। अगर रिलेशनशिप है देन यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, तो तब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है देन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, तो फिर प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, देन फिर प्रिडिक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन के अंदर बेसिक हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो अपनी पास्ट वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं कि नहीं करती। बाकायदा इसका टेस्ट होता है SPS डाटा के अंदर, हम इसका एनालिसिस करते हैं। जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो जो डाटा होता है उसके अंदर हम ऑटो कोरिलेशन का भी एनालिसिस करते हैं कि कहीं हमारे डाटे के अंदर कोई ऑटो कोरिलेशन है तो नहीं। अगर ऑटो कोरिलेशन है तो फिर हम उसको कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, उसके बारे में भी हम करते हैं। सबसे मशहूर जो ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट होता है हमारे पास वो डी वाटसन है। डी वाटसन एक तो ये मेडिकल स्टोर भी है ना इधर इस्लामाबाद में, वो नहीं, ये एक टेस्ट है डी वाटसन टेस्ट। ये डी वाटसन ने प्रेजेंट किया था तो उसके नाम पे हम इसे डी वाटसन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, आप उस पर एनालिसिस करते हो, अगर डी वाटसन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1.6 आती है तो देन हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1.6 से डिक्रीज़ होती है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ऑटो कोरिलेशन है। तो देन हम उसकी बेस के ऊपर फिर फर्दर प्रोसेस करते हैं कि जिससे हम ऑटो कोरिलेशन को रिमूव कर सकें। तो ऑटो कोरिलेशन भी एक मेथड है जिसके ज़रिए हम रिटर्न्स को यानी कि फ्यूचर रिटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन है यूनिट रूट टेस्ट। यूनिट रूट टेस्ट नॉन स्टेशनरी टेस्ट भी कहलाता है। इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि क्या डाटा जो है वो स्टेशनरी है कि नहीं है। ठीक है, अगर नॉन स्टेशनरी है तो इसका मतलब प्रेडिक्शन पॉसिबल है। अगर स्टेशनरी है तो इसका मतलब ये है कि उसके मीन्स जो हैं, उसके वेरिएंसेस जो हैं, उसके स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं वो कांस्टेंट है, कि जो पिछले साल था वही इस साल है, हर साल वैल्यू एक सेम चलती जा रही है। ठीक है, और नॉन स्टेशनरिटी में हम यह कहते हैं कि मीन और जो वेरिएंसेस हैं वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो चेंज होते हैं, वैल्यू चेंज होती है, उसे हम कहते हैं
कि ये नॉन स्टेशनरी है। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई भी डाटा हो किसी भी चीज़ का, हम सबसे पहले उसकी स्टेशनरिटी को ही चेक करते हैं, क्योंकि फाइनेंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो इशू है वो यही है कि फाइनेंस का जो डाटा होता है वो नॉर्मली जो जो आम तौर पर फाइनेंस का जो डाटा होता है वो स्टेशनरी नहीं होता, हमारे पास नॉन स्टेशनरी डाटा होता है। देन हम उसे फिर स्टेशनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तक नॉन स्टेशनरी है आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, सही तरीके से आप रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट क्या है, वेरिएंस रेशियो टेस्ट। वेरिएंस रेशियो टेस्ट क्या है कि आप ये चेक करते हो कि क्या वेरिएंस के अंदर किसी किस्म का कोई पैटर्न पाया जाता है कि पहले साल वेरिएंस 10 था, दूसरे साल 12 हुआ, फिर 15 हुआ, वेरिएंस ऊपर को गया, देन फिर वेरिएंस नीचे को आया, देन फिर ऊपर को गया। क्या ऐसे कोई वेरिएंस के अंदर कोई ट्रेंड कोई मतलब चल रहा है किसी किस्म का कोई पैटर्न या नहीं? अगर है तो देन डेफिनेटली आपके पास वेरिएंस की बेस पर एनालिसिस आप कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर नहीं तो देन कोई भी प्रेडिक्ट उसे नहीं कर सकता। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिगर रूल। एक फिगर रूल होता है जिसकी बेस पर भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये बेसिकली मोमेंटम स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, जो आपके उस किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये मोमेंटम स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम मोमेंटम डिस्कस करते हैं कि यार क्या कोई किसी किस्म का कोई मोमेंटम चल रहा है। मतलब इसके अंदर सबसे बड़ी जो नॉर्मली को मैं डिस्कस करने की बात करूँ तो हम विनर लूजर नॉर्मली को डिस्कस करते हैं कि एक जनरल सा होता है कि यार एक घोड़ा है वो पिछली 10 रेसें जीता है तो अगली भी जीतेगा। कि मतलब हम क्या कहते हैं कि एक आदमी अगर जुआ खेलना शुरू उसने किया है तो पहली बार वो जीत गया, दूसरी बार जीत गया, तो जैसे जैसे वो जीतता जाएगा हम उसकी प्रोबेबिलिटी को हाई करते जाएंगे। हालांकि हर बार प्रोबेबिलिटी अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ तो हेड और टेल आने के चांसेस 50-50% है। बट हम हमारे मतलब मसनल थिंकिंग क्या होती है, हमारा दिमाग किस तरीके से चल रहा होता है कि भाई पहली बार सिक्का उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हेड आया, तीसरी बार हेड आया, तो चौथी बार भी हमारे माइंड के अंदर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो चुकी होती है कि अब हेड ही आएगा। ठीक है, हम उसकी प्रोबेबिलिटी को हाई कर जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं, प्रोबेबिलिटी तो 50-50 है। ठीक है, तो ये विनर यूजर स्ट्रेटेजी कहलाती है। इसे हम बिहेवियर के अंदर डिस्कस करते हैं कि इंसान जो है वो इसी चीज़ को देखता है कि जो विनर है वो उसको विनर की सूरत में ही देखता है और यूज़र को यूज़र की सूरत में ही देखता है। हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं कि अगर वो एक बच्चा है उसने 4 टेस्टों के अंदर अच्छे मार्क्स लिए तो हम नेक्स्ट भी उससे अच्छे की ही उम्मीद लगा के चल पड़ते हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि भाई दूसरा भी कोई नालायक बच्चा भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है मोमेंटम कि एक मोमेंटम चल रहा है उसकी बेस पे आप कर रहे हैं। बेसिकली फिगर ने रूल दिया था तो उसी की बेस पे हम इसे फिगर रूल एक्सप्लेन करते हैं, इसी की बेस पे हम कहते हैं कि ये फिगर रूल है। ठीक हो गया। देन है फर्म फंडामेंटल्स। कुछ फर्म की अपनी एक चीज़ होती है जिसकी बेस पर हम जज करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्म्स की प्राइस अर्निंग रेशियो कि उसकी कीमत कितनी है और उसकी बेस पे अर्निंग कितनी हो गई है। अब वो ये हर फर्म की अपनी होती है। देन उसकी बेस पर हम प्रिडिक्ट करते हैं रिटर्न्स कि यार इस फर्म की अर्निंग जो है वो ज़्यादा है तो दैट मीन्स ये डिविडेंड भी ज़्यादा देगी। ठीक हो गया। अब ऐसी प्रिडिक्शन जो है इसे हम कहते हैं फर्म फंडामेंटल्स के। ये फर्म के फंडामेंटल्स के बेस पर हम प्रिडिक्ट करते हैं रिटर्न्स को। ठीक हो गया। देखो बेसिकली अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके अंदर हमारा यही एक ध्यान है कि भाई मार्केट एफिशिएंट कब होगी, जब आप उसकी बेस पे अब नॉर्मल रिटर्न हासिल ना कर सको। अगर मार्केट में कोई भी आदमी अब नॉर्मल रिटर्न हासिल कर सकता है तो डैट मीन्स मार्केट इनएफिशिएंट है। ठीक हो गया। अब कोई शख्स अगर अब नॉर्मल रिटर्न हासिल कर सकता है वो किस बेस पे हासिल करेगा, इस बेस पर कि वो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर का रिटर्न है उसे प्रिडिक्ट कर रहा है। यही पॉइंट के प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो अगर रिटर्न प्रिडिक्टेबल है, आप रिटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि मार्केट इनएफिशिएंट है। और अगर रिटर्न को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो फिर मार्केट एफिशिएंट है। क्यों? अगर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो अब नॉर्मल रिटर्न हासिल कर सकते हैं, जबकि अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो डैट मीन्स आप अब नॉर्मल रिटर्न भी हासिल नहीं कर सकते। कोई भी आदमी किसी दूसरे को स्पॉइल नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया जी।
ये थे हमारे पास। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इवेंट स्टडी। दूसरा मेथड जो था हमने उसके बाद की इवेंट स्टडी। इवेंट स्टडी क्या होती है, बेसिकली कि आप एक इवेंट को डिस्कस करते हो, उस इवेंट को चेक करते हो कि यार इस इवेंट को क्या हुआ, इससे पहले हालात कैसे थे और इसके बाद के हालात कैसे। जैसे ही मैंने एक पिक्चर शेयर किया आपके साथ, अब जो ज़ीरो है देखो बिल्कुल दरमियान में ज़ीरो है, वहाँ पे इवेंट विंडो, ज़ीरो इवेंट विंडो मतलब जिस दिन वो इवेंट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि जी जिस दिन हुकूमत चेंज हुई उस दिन का क्या इम्पेक्ट आया, ठीक है, जिस दिन जंग लगी उस दिन का क्या आया, जिस दिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ उस दिन का मार्केट पे रिएक्शन क्या आया। तो जब मैं किसी खास इवेंट, किसी खास डे की बात करूँगा तो वो जो डेट होगी वो इवेंट विंडो कहलाएगी, यानी कि वो जो डेट होगी उसे हम इवेंट डे बोलेंगे। हम उससे कुछ पहले का डाटा लेंगे 2-3 माह, मतलब डेफिनेटली ये मुख्तलिफ होगा, ठीक है, कि कितने दिनों का आप इवेंट विंडो क्रिएट करते हैं। तो वो इससे जो बैक के दिन होंगे उसे हम इवेंट विंडो बोलेंगे। वो प्री इवेंट विंडो होगी, ठीक है, कि जो इवेंट डे से पहले आ गई है उसे हम प्री इवेंट विंडो कहते हैं। और सेम ऐसे ही उतने दिन का ही हम एक प्रोसेस इवेंट के बाद में लेंगे, एक डेट उसकी बाद में लेंगे। अगर हमने इवेंट से पहले 1 महीना लिया है तो इवेंट के बाद का भी 1 महीने को हम कैलकुलेट करेंगे, उसे हम बोलेंगे पोस्ट इवेंट विंडो, कि जब वो इवेंट हो गया तो उसके बाद क्या रिजल्ट आए, ठीक। देन हम ये जो प्री इवेंट और पोस्ट इवेंट है इनको आपस में कंपेयर करेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे और फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि प्री इवेंट में क्या फ़र्क था और पोस्ट इवेंट में उसका जाकर क्या फ़र्क आया। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। फर्स्ट करो कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया इवेंट विंडो वाले दिन, ठीक हो गया। कंपनी ने डिविडेंड जब डिक्लेयर किया है उस टाइम कंपनी ने आपके साथ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ओके। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि उस डिविडेंड से शेयर्स की प्राइसेस पे क्या फ़र्क आया। लेट्स अज्यूम कंपनी ने डिविडेंड पे किया है 1 जुलाई को, ठीक है। तो वो जो 1 जुलाई होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इवेंट विंडो। आप उससे 1 महीने पहले के लोगे कि पूरे पिछले उससे पहले, यानी कि जो जून का महीना है वो पूरे का पूरा जून के महीने के आप रिटर्न्स को कैलकुलेट करोगे कि कितना शेयर की प्राइसेस किधर जा रही थी, तो वो आपके पास प्री इवेंट विंडो हो जाएगी। देन उस 1 जुलाई के बाद का आप 1 महीना लोगे और उसका एनालिसिस करोगे कि बाद में प्राइसेस क्या चेंज हुई, तो उसे हम बोलेंगे पोस्ट इवेंट विंडो, कि जो बाद में इवेंट गुजरने के बाद में विंडो क्रिएट हो गई है वो वाली विंडो, ठीक है। इवेंट स्टडी आपकी एक बहुत हैवी अप्रोच है कि जो बहुत ज़्यादा रिसर्च के अंदर यूज़ होती है। जब भी आप किसी खास इवेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है आप उसकी तो आप इवेंट स्टडी अप्रोच ही यूज़ करते हैं। मेरी अपना इसके ऊपर रिसर्च है, मेरा अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है, पब्लिश है, बट वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। वो जो जर्नल है उसकी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस है, तो दैट्स वाई वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वरना मैं ज़रूर शेयर करता। तो इवेंट स्टडी के बेस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं। हाँ, मैं वैसे एक इवेंट स्टडी का कोई पेपर देख के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए होता क्या है, आप उसको समझ सकें, ठीक है। ओके जी, तो इवेंट स्टडी कि जब आप एक ख़ास इवेंट लेते हो उस ख़ास इवेंट का एनालिसिस करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोविड का देखा, आपने ये देखना है कि भाई कोविड की इन्फॉर्मेशन आई तो उसकी वजह से क्या हुआ। अगर अज्यूम कोविड की मेडिसिन मिल जाती है तो जिस दिन वो मेडिसिन मिलने की न्यूज़ मार्केट में आती है तो उस न्यूज़ की बेस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मार्केट में वर्किंग तेज़ हो जाती है, प्राइसेस हाई होती हैं, या मार्केट वीक हो जाती है, मार्केट में प्राइसेस डाउनफॉल चली जाती हैं, नीचे को गिर जाती हैं। इसे हम कहते हैं इवेंट स्टडी। इवेंट स्टडी में जब एक्सपेक्टेड रिटर्न की बारी आती है तो उसको फाइंड करने के हमारे पास 2 वे होते हैं फोरकास्ट करने के। नंबर 1 मार्केट मॉडल जिसे हम कैपम भी कहते हैं, जो शॉप ने प्रेजेंट किया, उसकी बेस पर भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को फाइंड करते हैं। और दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न मॉडल जिसे हम डिविडेंड अप्रोच मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो वार्गोर मॉडल भी इसे कहा जाता है। उसके अंदर हम क्या होता है कि डिविडेंड और उन चीज़ों की बेस पे या फर्म की ग्रोथ की बेस से हम जजमेंट करते हैं। जैसे देखो लास्ट 200 डेज है 1% रिटर्न, देन नेक्स्ट डे इज़ आल्सो 1%। हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई माजी के अंदर डेली जो है कंपनी का जो रिटर्न है वो 10 रुपये है, तो डेफिनेटली आज भी 10 रुपये ही होगा, ठीक है।
तो उस चीज़ की पास की वो जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस के ऊपर हम इवेंट स्टडी अप्रोच भी यूज़ करते हैं और हम खास डे के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। डिविडेंड अनाउंसमेंट से क्या फ़र्क आएगा वो इवेंट स्टडी बेस पे आप कर सकते हैं। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने रिसर्च की। उन्होंने कहा कि जी 2008 से जो पहले था उस टाइम मार्केट की परफॉर्मेंस क्या थी। 2008 इवेंट विंडो हो गई और देन फिर 2008 के बाद का टाइम पीरियड लिया जिसके अंदर पोस्ट इवेंट विंडो क्रिएट करके एनालिसिस किया गया कि भी कितना होता है। मेरी जो रिसर्च थी मैंने उसके अंदर 11 दिन का लिया था। मैंने मॉनिटरी के ऊपर किया था कि जो मॉनिटरी गवर्नमेंट जो है वो जब मनी सप्लाई अपनी इंक्रीज़ करती है तो उस टाइम क्या इफ़ेक्ट आता है। गवर्नमेंट हर 2 मंथ के बाद अपनी मॉनिटरी पॉलिसी इशू करती है, तो वो जो मॉनिटरी पॉलिसी इशू करती है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करती है। उस इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या आएगा शेयर्स की प्राइसेस के ऊपर, मार्केट की प्राइसेस के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। और देन उसको मैंने सेपरेटली चेक किया था कि क्या उसका जो रिज़ल्ट आता है वो इस्लामिक जो स्टॉक है, इस्लामिक बैंक्स वगैरह हैं उनके स्टॉक के ऊपर कैसा रिएक्ट आता है और जो कन्वेंशनल बैंक्स वगैरह हैं उनके स्टॉक के ऊपर उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आता है, कैसा आता है। ठीक है, तो ये ऐसे अब वो दिन के हिसाब से उस तरीके के हिसाब से हर 2 महीनों की मैंने इवेंट विंडो की, तो 11 दिन पहले जिस दिन मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस हुई वो मेरी इवेंट विंडो बन गई। उस मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट से 11 दिन पहले की विंडो प्री इवेंट विंडो और 11 दिन बाद की विंडो पोस्ट इवेंट विंडो क्रिएट हो गई। इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया था। देन लास्ट है हमारे पास इनसाइडर इन्फो। लास्ट है इनसाइडर इन्फो। इनसाइडर इन्फो क्या है कि जब आपके पास कोई अंदर की इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन होती है, जब कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली बात है फिर आपके पास आप उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए कोई उस आदमी को पे भी करोगे हैवी, और उसकी बेस पर फिर आप हैवी रिटर्न भी हासिल करोगे, हैवी अर्निंग भी करोगे। ठीक हो गया। तो ये है इनसाइडर इन्फो जो कि प्राइवेट इन्फो पर बेस करती है। लेट्स अज्यूम कि कंपनी है, कंपनी के अंदर आपका कोई जानने वाला बैठा, उसने आपको कहा भाई आज डिसीजन हुआ है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करना है। अभी मार्केट में किसी को नहीं पता, आपको बताया, आपको पता लग गया, आप फौरी तौर पे क्या करते हो, आप उस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हो कि भाई डिविडेंड मिलने वाला है, मुनाफा मिलने वाला है तो इसके शेयर्स खरीद लो। ठीक हो गया। तो अब आपने शेयर्स खरीद लिए, डेफिनेटली आपने सस्ते खरीदे, बाद में मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो मार्केट में फिर तब मार्केट ने खरीदे, तो जाहिर बात है आप इसके ऊपर ज़्यादा गेन कर जाओगे और ये गेन अब नॉर्मल रिटर्न होगा। जो दूसरों से ज़्यादा आप गेन करोगे उसे वो नॉर्मल रिटर्न करेंगे। तो ये किस बेस पर आया, इसी इनसाइडर इन्फो की बेस पर आया। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी हमने सेमी स्ट्रॉन्ग के अंदर कि जी आरिफ हबीब ग्रुप और मियां मंशा ग्रुप की। ठीक है, तो मियां मंशा ने एक उसकी तरफ से उसका जो था उसके जो मुलाजिम वगैरह थे उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की आरिफ हबीब ग्रुप से पैसे लेकर उनको कि जी ये चीज़ है, इसकी बेस पर इसके शेयर्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उधर से लॉन्च होने वाला है। ठीक, तो आरिफ हबीब ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने रातों रात अप्रोक्सीमेटली 14 to 20%, 14 से 20% तक जो शेयर्स थे वो मियां मंशा ग्रुप के उन्होंने रातों रात खरीद लिए उस दिन। यानी कि अगला दिन जब आया तो इससे पहले कि मार्केट में इंफॉर्मेशन आती, मार्केट ओपन होते ही उन्होंने उसको प्राइस लो प्राइस के ऊपर जल्दी से वो शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, तो अब ये किस बेस पे उनको हो सका, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की वजह से। ये बाकायदा न्यूज़पेपर के अंदर था, एक हाईलाइट थी फर्स्ट पेज की कि जी ये वाला सिलसिला हुआ है इनके दरमियान। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, एक बड़ा अबनॉर्मल रिटर्न था जो आरिफ हबीब ग्रुप ने गेन किया। किस बेस पर, इनसाइडर इन्फो की बेस पर। डेफिनेटली बात है जब इनसाइडर इन्फो होगी तो जो आदमी इनसाइडर इन्फो देगा उससे किसी किस्म का फिर प्रॉब्लम भी होगी उसे, लेकिन ये कि वो पैसों के चक्कर में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया कि जी हमने मर्जर करना है किसी के साथ। ठीक है, या एक्विजिशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के साथ कंट्रैक्ट करने जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कंपनी ने ऐसी कोई डिसीजन किया है तो जो अंदर का एक आदमी है वो बाहर इंफॉर्मेशन अपने किसी जानने वाले को दे देता है कि जी मर्जर होने वाला है या एक्विजिशन होने वाली है। उसकी बेस पर वो शेयर्स खरीद लेता है या बेच देता है।
कि जी प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाली हैं तो ख़रीद लेगा, प्राइसेस डिक्रीज़ होने वाली हैं तो बेच देगा। तो अब वो आदमी जो रिटर्न गेन करेगा वो डेफिनेटली अब नॉर्मल रिटर्न होगा। और वो नॉर्मल रिटर्न किस बेस पे ऊपर जज कर रहा है, किस बेस के ऊपर वो ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की वजह से कि वो जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसे मिली है वो भी मार्केट में किसी और को नहीं पता। तो जब ऐसा हो कि कोई ऐसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाए, मार्केट में कुछ को पता और कुछ को ना हो, तो हम ये कहते हैं कि ये मार्केट भी इंफॉर्मेशनली जो है वो इनएफिशिएंट है, ये एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि एफिशिएंट मार्केट में हर किसी के पास इंफॉर्मेशन होती है, किसी कुछ खास लोगों के पास नहीं, बल्कि हर कोई मुकम्मल इंफॉर्मेशन जानता होता है। इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमी सिक्योर फार्म प्रिवेल करती है, सबसे ज़्यादा सेमी सिक्योर फार्म ही चलती है। सिक्योर फार्म डेफिनेटली अच्छी है, बट कोई भी मार्केट इस हद तक इतनी ज़्यादा बेहतर अभी तक नहीं हो पाई कि वो सिक्योर फार्म इंफॉर्मेशन की तरफ जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से मोस्टली जो मार्केट्स हैं वो सेमी सिक्योर फार्म की प्रिवेल करती हैं। पाकिस्तानी जो मार्केट है PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो भी सेमी सिक्योर फार्म के अंदर ही कंसीडर की जाती है, वो भी सिक्योर फार्म में नहीं है। ठीक है, तो ये थी मार्केट की एफिशिएंसी। अब मार्केट की एफिशिएंसी क्यों ज़रूरी है कि जब आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, देखो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करना है और फिर उस इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस की बेस पे हमने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और उस पोर्टफोलियो से फिर हमने रिटर्न जनरेट करने, हमने चेक करना है कि यार हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अगर मार्केट जो है वो वीक फॉर्म के अंदर है तो डेट्स मीन्स कि हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक, अगर मार्केट सिक्योर फार्म के अंदर है तो फिर तो फ़ायदा है, लेकिन अगर सिक्योर फार्म में किसी किस्म की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो देन डेफिनेटली बात है हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे या पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें हमें लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इस टॉपिक को एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मार्केट एफिशिएंट है कि नहीं। हम पहले यही चीज़ चेक करते हैं कि मार्केट की एफिशिएंसी कैसे है, वीक है, सेमी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, मार्केट प्रिडिक्टेबल है, इवन स्टडी बेस है, किस बेस है। देन हम उन चीज़ों की बेस पर फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। बेसिकली रिस्क की मिनिमाइजेशन के लिए ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बहुत ज़रूरी है कि हमें मार्केट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो। देखो एक आदमी या उसे मार्केट की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो कभी या तो चीज़ बहुत सस्ती दे देगा या फिर बहुत महंगी बेच जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास मार्केट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं। लेकिन जब मार्केट की प्रॉपर उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आदमी जो है वो एग्जैक्ट सेम प्राइस ही देगा जो बाकी के दे रहे होंगे। जहाँ पर मार्केट, सब्जी मंडी आप चले जाओ, बाज़ार चले जाओ, तो वहाँ पर आप देखते हो कि भाई जो प्राइसेस है वो तकरीबन सारों की सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि सारों के पास एक जैसी इन्फॉर्मेशन है। अब कोई ऐसा आदमी जो अभी बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आ रहा है, अभी वो मार्केट में जहाँ पे दुकानें हैं, कुछ छोटी सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पे नहीं पहुँचा, आप रास्ते में रोककर उससे चीज़ लेगा, वो मार्केट से आपको सस्ती चीज़ दे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मार्केट की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि मार्केट में आज अभी क्या प्राइस चल रही है, मार्केट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, क्या सूरत हाल है मार्केट की। ठीक हो गया? तो जब मार्केट एफिशिएंट हो तो इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे हैं। अगर मार्केट एफिशिएंट हो तो इन्वेस्टमेंट करते हुए आपका रिस्क हाई हो जाएगा। इसी वजह से एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, एक बहुत इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है जिसकी बेस पर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस किया जाता है और पोर्टफोलियो जनरेट किए जाते हैं। ठीक हो गया जी।